अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मोबाइल की बेल मुसलसल बज रही थी। मैंने अपने पर्स से मोबाइल फोन निकाला। मैं अभी अभी बाजार से लौटी थी। अपने शौहर आसिफ और बच्चों के स्कूल चले जाने पर मैं बाजार चली जाती ताकि घर का सौदा सलफ और पकाने को सब्जी गोश्त वगैरह ला सकूं। जब तक बच्चे स्कूल से आते मैं खाना तैयार कर लेती। मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखकर मैं मुस्कुरा दी। ताहिर की कॉल थी। उससे मेरी दोस्ती हुए अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे। हम चंद महीने पहले ही शहर हैदराबाद में आए थे। पहले हम कराची में रहते थे। वहां सब अपने अजीज रिश्तेदार मौजूद थे, इसलिए कभी बोरियत ही नहीं हुई। शादी के बाद ससुराल में आई तो वहां भी भरा घर मिला था। सास, नंद और जेठानियां और उनके ढेर सारे बच्चे थे। कभी तन्हाई का एहसास ही नहीं हुआ था। मेरे शौहर आसिफ की सरकारी नौकरी थी। वो सीनियर क्लर्क थे। सरकारी नौकरियों में ट्रांसफर नौकरी का हिस्सा होती है। आसिफ का हैदराबाद ट्रांसफर हुआ तो मुझे भी उनके साथ यहीं आना पड़ा। यहाँ हमारे रिश्तेदार वगैरह नहीं थे, इसलिए शौहर और बच्चे जब तक घर में रहते थे वक्त अच्छा कट जाता। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल और शौहर ऑफिस जाते तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती। वक्त काटना मुश्किल हो जाता। मेरा दिल करता किसी तरह मेरे पर लग जाए और मैं उड़ती हुई अपने ससुराल या अपने मैके चली जाऊं और वहां वक्त गुजार कर शौहर और बच्चों के आने से पहले पहले वापस आ जाऊं। जाहिर है मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं था, इसलिए अपने ख्याल पर खुद ही मुस्कुरा कर रह जाती। पास पड़ोस से कुछ खवातीन कभी कभार मिलने आ जाती, जिससे दिल बहल जाता था। कुछ दिन पहले मेरी मोबाइल पर अजनबी लोगों की कॉल्स आने लगी, जिनकी ख्वाहिश होती थी कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन मैं उनको बुरी तरह झिड़क देती थी कि मैं इस तरह की औरत नहीं हूं। लेकिन ताहिर इन सब में मुख्तलिफ था। वो बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू करता था, इसलिए मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। जब वो बातें करता तो मैं उसके सहर में खो कर रह जाती। ताहिर से दोस्ती करने से वक्त भी अच्छा गुजरने लगा था। मैं मोबाइल को कान से लगाकर दुपट्टा सर से बांध लेती। इस तरह से मेरा काम भी नहीं रुकता और वक्त भी बातों में अच्छा कट जाता था। क्या बात है, फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, ताहिर ने कॉल मिलने पर शिकायत करते हुए कहा। मैं बाजार में थी, शोर में बेल की आवाज ही नहीं सुनाई दी। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो बाजार ही नहीं जाया करो। ताहिर ने हंसते हुए जवाब दिया, बाजार जाना भी जरूरी है ना, वरना मैं बाजार ना जाऊं तो खाना भी नहीं पकेगा। मैंने कहा, अरे भाई होटल किस लिए होते हैं, वहां से पका पकाया सालन ले आओ, बगैर किसी झंझट के बच्चों को खाना मिल जाएगा। ताहिर ने कहा, होटल से कितने दिन खाना आएगा, फिर भी खाना तो पकाना ही पड़ेगा। औरतों को खाना पकाने का बहुत शौक होता है। वो कहने लगा, हमारा यही काम होता है कि अपने घर वालों के लिए खाना तैयार करें। अरे छोड़ो यार, तुम किस फजूल बहस में लग गई हो। कितना सुहाना मौसम है और हम खाना पकाने की बातों में लगे हैं। ताहिर ने कहा, तुम बात करो, मैं सुन रही हूँ। आज बड़ा दिल कर रहा था कि इस सुहाने मौसम में तुम सामने हो और मैं तुम्हें देखता रहूं। क्या ऐसा मुमकिन है? हमारी दोस्ती को भी चंद ही दिन हुए हैं और तुम्हारी तरफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी हो गया। ये कहते हुए मेरी नजर सामने गई। एक मोटा सा काले रंग का बिल्ला मुझे गुस्से से घूर रहा था। उसके इस तरह घूरने से मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। ये बिल्ला चंद हफ्तों से मैं देख रही थी। वो घर में इधर उधर घूमता रहता, लेकिन उसमें ये अजीब आदत थी कि जब मैं किसी गैर मर्द से मोबाइल पर बात करती वो अचानक मेरे सामने आ जाता और घूरना शुरू कर देता। उसके घूरने से मैं खौफ से लरज कर रह जाती। ताहिर मोबाइल पर कुछ कह रहा था, लेकिन मेरा जहन मुसलसल उस काले बिल्ले के मुतालिक सोच रहा था। खौफ के मारे मैं उसे वहां से भगा भी नहीं पा रही थी। डर था कि कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। मिस खुशबू किन ख्यालों में खो गई हो? मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही। ताहिर ने पूछा। ताहिर, एक काला बिल्ला मुझे गुस्से से घूर रहा है, हमारे सहन में घूमता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर हमला कर देगा। वो बिल्ला मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतना बदजौक नहीं होगा कि तुम जैसी खूबसूरत दोशीजा पर हमला कर दे। वो तुम्हारे चेहरे को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा होगा। ताहिर ने हंसते हुए कहा, मेरी जान पर बनी है ताहिर और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैंने कहा, मैं तुमसे यकीन से कहता हूँ वो बिल्ला तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। काले बिल्ले के बारे में मैंने सुना है कि उसमें जिन्नात की रूह होती है। वो खूबसूरत इश्तिज़ाओं पर आशिक होने में देर नहीं लगाते। अरे ताहिर, तुम मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय मजाक पर उतर आए हो। मैंने मसनूई गुस्से से कहा, अरे मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्ले से खौफजदा नहीं हो। मेरी बात गौर से सुनो। अगर इस काले बिल्ले में किसी जिन की रूह होती तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ घूर कर अपनी आंखों की प्यास बुझाएगा। और अगर वो आम बिल्ला हुआ तो भी फिक्र मत करो, वो भूखा होगा, कुछ खाने को दो, वो खामोशी से चला जाएगा। ताहिर ने कहा,
मुझे उस वक्त ताहिर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए काम का बहाना करके मैंने कॉल काट दी। मैंने जैसे ही कॉल काटी वो काला बिल्ला भी वहां से चला गया और मैंने सुकून का सांस लिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। पड़ोसन से खाला नसीबन थी। दरवाजा खुलते ही वो अंदर दाखिल हो गई। अरे खुशबू बहन, क्या कर रही हो? नसीबन खाला ने पूछा। वही रोज की कहानी, बच्चों के आने से पहले खाना पकाने के बारे में सोच रही थी और अभी बस तैयारी शुरू की। मैंने कहा, बहन मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या पकाऊं। बच्चों के अलग नखरे होते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। नसीबन खाला ने गिला शिकवा करते हुए कहा, हम औरतों का मसला यही है, रोज खाना पकाना भी जरूरी है। मैंने उनसे कहा, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है ना? अचानक नसीबन खाला ने पूछा। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों? आपने क्यों पूछा? मैंने चौंकते हुए उनकी तरफ देखकर कहा, इस घर में कोई ज्यादा अरसे तक किराएदार नहीं टिकता, इसी वजह से पूछ रही हूँ। मुझे तो इस घर में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई खाला। चलो ये ठीक है, वरना अच्छे घर कहाँ से मिलते हैं? नसीबन खाला ने कहा। वो कुछ देर बैठकर फिर चली गईं। उनके जाने के बाद मेरे जहन में अजीब अजीब से वसवसे आने लगे। पहले मुझे इस घर में कुछ महसूस नहीं होता था। नसीबन खाला ने जो ये बात की थी, तब से मुझे महसूस होने लगा था कि जरूर इस घर में कोई ऐसी वैसी बात है, जब ही किराएदार यहाँ ज्यादा अरसा नहीं टिकते। अब मुझे लगने लगा कि इस घर में कोई ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आती। किचन में घुसते हुए मुझे लगता कि कोई शय थी जो चूल्हे पर कुछ पका रही थी। मेरे किचन में दाखिल होते ही फौरन गायब हो गई। कभी ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मोबाइल पर बात करने पर वो काला बिल्ला अचानक सामने आ जाता और मुझे गुस्से से घूरने लगता। मैंने जब अपने शौहर से इस बारे में बात की तो वो बुरी तरह हंस दिए। अरे तुम्हें ख्वामख्वाह वहम हो गया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे या बच्चों को ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? तुम मेरी बात को मजाक में नहीं टालो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा, देखो खुशबू, इस दुनिया में हम इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और दीगर मखलूकात भी हैं। हम किसी मखलूक को तंग करते हैं तो जवाब में वो भी तंग करती है। जब हम किसी को तंग नहीं करेंगे तो फिर वो हमें तंग क्यों करेंगे? बाज दफा ये गैर मरई मखलूक बिला वजह भी तंग करती है। मैंने कहा, अरे इसलिए ऐसा होता है कि बाज मखलूक सफाई पसंद होती है, या जिस मकाम पर उनका बसेरा हो वहां हम सामान डाल दें, गंदगी कर दें, सफाई का बिल्कुल ख्याल ना रखें, उससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि घर में सफाई रखी जाए, आसिफ ने समझाते हुए कहा। मैं कह रही थी, मैंने कुछ कहना चाहा। अरे खुशबू, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए आसिफ ने आंखें मूंद ली। उन्हें सोता देखकर मैं भी लेट गई। मैं समझ गई कि अब वो मजीद बात करने के मूड में नहीं। रात में अचानक किसी पहर मेरी आंख खुल गई। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। कमरे में मौजूद पानी का जग खाली पड़ा था। पानी पीने के लिए मुझे बेड से उठना पड़ा। मैं सहन में पहुंची। सहन में एक अजीब मंजर था। एक नौजवान लड़का और लड़की सहन में खड़े थे। लड़के के हाथ में मोबाइल था और वो किसी से बात कर रही थी कि नौजवान ने एक बड़े से छुरे से लड़की पर हमला कर दिया और कई वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। खौफ के मारे मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। नौजवान ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और भाग खड़ा हुआ। लड़की सहन में तड़प तड़प कर ठंडी हो गई थी। उसके मरने पर मैं दौड़ती हुई आसिफ के पास पहुंची। आसिफ, सहन में किसी लड़की का कत्ल हो गया। अरे क्या? आसिफ हड़बड़ा कर उठ बैठे। वो दौड़कर सहन में गए। मैं भी डरते डरते उनके पीछे भागी, मगर सहन में कुछ भी नहीं था। ना वो कत्ल होने वाली लड़की थी और ना ही सहन में उसका खून हुआ था। अरे भाई, कहाँ कत्ल हुआ? कहाँ है उस कत्ल होने वाली लड़की की लाश? आसिफ ने मुझे नागवारी से देखते हुए पूछा। अभी यहाँ मेरे सामने उस लड़के ने उस लड़की को कत्ल कर दिया था। अरे भाई खुशबू, तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। यहाँ लाश तो क्या, खून का भी नामो निशान मौजूद नहीं। आसिफ ने कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। मैं कभी आसिफ को और कभी सहन को देख रही थी। मेरी तो अकल ही जैसे काम नहीं कर रही थी। आओ चलकर सोते हैं, कुछ पढ़कर खुद पर दम कर लो, आसिफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बोझल कदमों से आसिफ के पीछे चलने लगी और कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह जागी तो जहन पर रात का वाकया सवार था। जब ताहिर की कॉल आई तो मेरा जहन यही बात सोच रहा था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने रात के वाकया का जिक्र ताहिर से भी कर दिया। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कोई लतीफा सुनाया जो तुम यूं हंस रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। अरे ये लतीफा ही तो है। कभी तुम कहती हो कि काला बिल्ला तुम्हें घूरता है, कभी घर के सहन में लड़की का कत्ल होकर लाश गायब हो जाती है, कभी तुम्हें महसूस होता है घर में तुम्हारे साथ कोई चल रहा है, किचन में कभी कोई खाना पका रहा है। मेरा ख्याल था कि तुम मेरी मुश्किल के हल के बाद इसका कुछ हल बताओगे, मगर तुम तो। अरे मेरी जान, मैं तुम्हारी मुश्किल हल करने को 24 घंटे तैयार हूँ। तुम हुक्म करो कब तुम्हारे घर आऊं, ताहिर ने कहा।
क्या तुम्हारे मेरे घर आने से मुश्किल हल होगी, फोन पर नहीं हो सकती? मैंने पूछा। ये मसला तो घर आने पर ही हल होगा। मैंने पूछा, वो कैसे? मैं तुम्हारे घर आकर जो भी वहां मखलूक है उससे माफी मांगूंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि मेरी जान खुशबू का पीछा छोड़ दो। मैंने कहा, अच्छा, तो इस तरह तुम्हारे कहने पर वो मखलूक बाज रहेगी? अरे हाँ, उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना ही होगा। ताहिर, प्लीज संजीदा हो जाओ। देखो, हर काम कोशिश करने से होता है और मैं तुम्हारी खातिर कोशिश करना चाहता हूँ। इस कोशिश में वो काला बिल्ला नाराज होकर मुझ पर हमला कर सकता है। मैं तुम्हारी खातिर ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, ताहिर ने कहा। तुम्हारी बात पर मुझे गौर करना पड़ेगा। मैंने ताहिर की बात को टालना चाहा। अच्छा, तो फिर मैं कब तुम्हारे घर आऊं? मैंने पूछा, किस सिलसिले में? अरे भाई, अभी बात हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम भूल गई कि मैं किस सिलसिले में तुम्हारे घर आना चाहता हूं। क्या करूं, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग पहले की तरह काम करे। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आऊंगा, ताहिर ने कहा। अच्छा, सोचेंगे, मैंने उसे टाल दिया। दूसरे रोज मैं बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। बेख्तियार मेरे कदम खाला नसीबन के घर की दरवाजे पर रुक गए और मैं दस्तक देकर उनके घर दाखिल हो गई। इत्तफाक से नसीबन खाला घर में अकेली थी। मुझे देखकर वो चौंक पड़ी। खुशबू बहन, खैरियत तो है? उन्होंने पूछा। खाला, आपसे एक बात पूछना थी, मैंने कहा। एक नहीं बेटा, 10 बातें पूछो, खाला नसीबन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस घर में ऐसी क्या बात है जो किराएदार ज्यादा अरसा नहीं टिकते? मैंने राजदाराना अंदाज में पूछा। लगता है तुम्हें भी उस घर में कुछ नजर आ रहा है जब भी तुम परेशान हो गई हो, खाला नसीबन ने मुझे देखते हुए कहा। हाँ खाला, मुझे ऐसा लगता है जैसे उस घर में कोई असेब वगैरह का चक्कर है। अरे खुशबू, तुमसे क्या छुपाना, उस घर में एक कत्ल हो गया था, तब से ये घर आसेब ज़दा है। मैं समझी नहीं, कत्ल? तुम्हें पूरी तफसील बतानी पड़ेगी, फिर तुम्हारी समझ में आएगी, खाला नसीबन ने कहा। इस घर में 3 साल पहले एक शादीशुदा जोड़ा रहने लगा था। शौहर का नाम हामिद और बीवी का नाम फायजा था। दोनों की दोस्ती मोबाइल पर हुई, फिर ये दोस्ती शादी में बदल गई। दोनों ही इस शादी पर बहुत खुश थे। दोनों के घर वाले इस शादी पर राजी नहीं थे। दोनों खानदान अपनी बरादरी में शादी करना पसंद करते थे और उन दोनों ने बरादरी से बाहर शादी करके उनके दिल तोड़ दिए। हामिद को घर के अखराजात पूरे करने के लिए 2-2 नौकरियां करनी पड़ती। सुबह वो किसी दफ्तर में और शाम में किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। प्रिंटिंग प्रेस में काम ज्यादा होने की वजह से कई बार वो रात गए देर से घर पहुंचता। फायजा घर में अकेली बोर होती रहती। पास पड़ोस में भी कितना जाती, घर जाते ही फिर बोरियत का शिकार हो जाती। फिर न जाने क्या हुआ, उसने घर से निकलना कम कर दिया। पड़ोस की खवातीन भी जब फायजा के पास जाती तो वो किसी से मोबाइल फोन पर बातें करने में मसरूफ होती। हम सब उसको समझाते कि मोबाइल पर इतनी बातें ना किया करो, तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, बहरी हो जाओगी। इस पर वो हंसते हुए कहती, घर में पड़ी पड़ी बोर होती रहती हूँ, अपनी बोरियत को दूर करने का यही बहाना है, वो भी खत्म कर दूं। एक दिन हामिद की तबीयत खराब हो गई और वो दफ्तर से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गया। इत्तफाक से दरवाजा खुला था, इसलिए घर में दबे पांव दाखिल हुआ ताकि फायजा के सामने अचानक आकर उसे डरा दे। फायजा किचन में थी, लेकिन फोन पर किसी से बातें करने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसकी चहकती आवाज से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो बहुत खुशगवार मूड में थी। हामिद अपने बढ़ते कदम रोककर किचन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फायजा किसी से कह रही थी, हाँ जानू, तुम्हारा फोन जब तक नहीं आता मैं बेचैन रहती हूँ। जब से तुमसे राब्ता हुआ है मेरे तो दिन रात बदल गए हैं। मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में ही तुमसे मिलने आ सकती हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम और तुम्हारे दोस्त अपने दिल के अरमान खूब जी भर कर निकालते हो, फिर कहते हो जी खुश नहीं हुआ। इससे बढ़कर मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुनते ही हामिद के तो तन बदन में आग लग गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी उसके साथ इस तरह बेवफाई कर सकती है। वो गुस्से में भरा हुआ बाजार गया, वहां से तेज धार छुरा खरीदा और घर आ गया। अपने शौहर के हाथ में छुरा देखकर तो फायजा का रंग फक हो गया। बेगैरत बेहया अपने शौहर की मौजूदगी में इस तरह गुल खिलाएगी, तू क्या समझती है मुझे पता नहीं चलेगा? वो गुस्से से धड़ा। हामिद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। फायजा ने अपने सामने मौत को देखकर अपने खाविंद से माफिया मांगनी शुरू कर दी। वो कहने लगा, तुम एतबार के काबिल नहीं, मुझे मत मारो। फायजा मिन्नतें कर रही थी। हामिद के सर पर तो खून सवार था। उसके दिमाग में जैसे आंधियां सी चलने लगी कि जिसकी खातिर उसने अपना घर छोड़ा, उसकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, इतनी इतनी देर से घर वापस आता है और उनके लिए कमाता है, वो उसे इस तरह धोखा देगी। फायजा ने उसकी लाख मिन्नतें की, लेकिन हामिद ने उसकी एक ना सुनी और फायजा को कत्ल कर दिया। उन दोनों के शोर शराबे पर तमाम मोहल्ले वाले जमा हो चुके थे। फायजा मर चुकी थी। हामिद उससे इंतहाई शदीद मोहब्बत करता था।
इसलिए फायजा को कत्ल करने के बाद उसने भी सबके सामने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसने भी खुद को छुरा मार लिया। मोहल्ले वालों ने उसके हाथों से छुरा छीन कर फेंक दिया और उसे अस्पताल लेकर भागे ताकि उसकी जान बच सके। रास्ते में हामिद ने रोते हुए मोहल्ले वालों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद बहुत से लोग इस घर में रहने को आए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं ठहर सके और चले गए। नसीबन खाला ने कहा, हाँ, मुझे यही महसूस होता है जैसे ये घर आसेबी है और इन मरने वालों की रूह अभी तक इस मकान में भटक रही है। मैंने कहा। मैं कुछ देर नसीबन खाला के घर बैठकर घर चली आई। आज हामिद और फायजा के मुतल्लिक बातें सुनकर मैंने तहिया कर लिया कि जितनी जल्दी होगा इस घर से जान छुड़ानी है और किसी और घर में जाकर रहना है। मोबाइल की बेल बजने पर मैंने फोन उठाया। ताहिर की कॉल थी। हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारे काले बिल्ले का? तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? ताहिर ने पूछा। मैंने मसनूई गुस्से से कहा कि फोन मुझे किया है और काले बिल्ले के बारे में पूछ रहे हो? अरे भाई, क्या करूं, मुझसे ज्यादा खुश नसीब तो वो काला बिल्ला है जो रोजाना तुम्हारा दीदार करता है। हम तो तुम्हारी सूरत को तरसते हैं। मैंने कहा, क्या वाकई तुम्हें मेरी सूरत देखने का शौक है? वो कहने लगा, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। मैंने कहा, ऐसा ना हो कि मुझे देखकर तुम्हें मायूसी हो। ऐसा नहीं हो सकता खुशबू, मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत हसीन होगी, ताहिर ने कहा। ताहिर, हम मोबाइल पर जो इतनी बातें कर लेते हैं तो क्या मिलना जरूरी है? अरे खुशबू, मिलने से दिल को करार आ जाएगा। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। फिर कब अपने दर्शन करा रही हो? मैं सुबह सब्जी लेने जाती हूँ, उसी वक्त मुलाकात मुमकिन हो सकती है। मैंने कहा, ठीक है, कल बाजार जाओ तो मुझे फोन कर देना, ताहिर ने खुश होते हुए कहा। दूसरे रोज मुकर्ररा मकाम पर ताहिर मुझे मिल गया। वो मोटरसाइकिल पर आ रहा था। उसने जो हुलिया मुझे बताया उससे मुलाकात होने में आसानी हो गई। वो मुझे एक रेस्टोरेंट पे ले गया जहां हमने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ देर बातें भी की। फिर मैं खाना पकाने का बहाना करके जल्दी ही घर चली आई। ताहिर के चेहरे पर खिलती खुशी से मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं उसे बहुत पसंद आई हूं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसकी मोटी मोटी घनी मूंछें, बाहर को निकली आंखें और गाल भरे थे। उसका चेहरा खासी हद तक खौफनाक था। मैं जितनी देर उसके पास बैठी रही, खौफ के मारे मेरा दिल धक धक करता रहा। मोबाइल पर उसकी आवाज से मेरे जहन में जो उसका खाका बना था वो उससे कतई मुख्तलिफ था। उसे देखकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। सिर्फ उसकी बातें ही लच्छेदार थीं। वो उम्र में भी मुझसे बड़ा था, इसलिए मैं जल्दी खाना पकाने का बहाना करके चली आई। मैंने पीछे मुड़कर भी उसे नहीं देखा। जब तीसरे रोज जब मैं सब्जी लेने गई तो ताहिर नजर आ गया। शायद मुझसे मुलाकात करने आया था। मैं जानबूझकर उससे छुपती छिपाती सब्जी लेकर चली आई। मैं किचन में खाना तैयार कर रही थी कि ताहिर की कॉल आ गई कि आज खाना पकाने का प्रोग्राम नहीं। कॉल मिलने पर ताहिर ने पूछा, खाना तैयार हो रहा है? हाँ, लेकिन तुम बाजार नहीं आई आज? ताहिर ने पूछा। कल शाम को आसिफ सब्जी ले आए थे। वो कह रहे थे कि बिला वजह सुबह सुबह बाजार जाना ठीक नहीं। मैं शाम को दफ्तर से लौटते पकाने का सामान ले आया करूंगा। ये बात तुम्हारे शोहर ने क्यों की? क्या उन्हें तुम पर शक तो नहीं हो गया? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की। चलो उसे भी शक कर लेने दो, आखिर को तुम्हारा शोहर है। उसे शक करने से कोई रोक नहीं सकता, ताहिर ने कहा। खुशबू, तुम्हारा शोहर किस वक्त घर आता है? अचानक उसने पूछा। आसिफ शाम 4 बजे आते हैं, लेकिन इससे पहले 1 बजे बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, ताहिर ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर कुछ देर के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 2-3 दिन तक मुसलसल मैंने ताहिर को बाजार में देखा। वो इसी तरह खड़ा होता जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा दिल खौफजदा हो जाता और मुझ पर घबराहट सी तारी हो जाती। मैं उसकी नजरों से बचते बचाते खाने पकाने का सामान लेकर चली आती। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं उसकी आवाज को पसंद करती, उससे बातें करना अच्छा लगता, लेकिन उसे देखते ही बुरी तरह खौफजदा हो जाती। अब मोबाइल पर भी मेरा उसके साथ वो रवैया नहीं था। मैं ज्यादातर हूं हाँ करती रहती। वो कुछ कुछ समझने लगा था, इसलिए शिकवा करने लगता। मैं उसे कुछ मुतमईन कर देती कि मेरी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल बात करने को भी नहीं चाहता, तो वो सुनकर खामोश हो जाता। एक दिन बाजार से पकाने का सामान लेकर आते हुए मुझे चंद मिनट हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर ताहिर मौजूद था। मैंने उसे देखते हैरानी से कहा, तुम? हाँ, मैं ताहिर ही हूं। मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई? वो मुस्कुरा कर बोला। तुम कैसे आए? अरे भाई, चल कर आया हूं, वो जोर से हंसकर बोला। मेरा मतलब है कि अरे परेशान मत हो, तुम बीमार हो और बीमार की इयादत करने से सवाब मिलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। मैंने कहा, मैं ठीक हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या सलूक करूं। उसका यूं मेरे घर चले आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
उसे मेरे घर आने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अगर आसिफ अचानक आ जाते तो मेरे मुतल्लिक क्या सोचते? वो मेरे किरदार पर भी शक कर सकते थे। अरे भाई, मुझे यूं ही देखती रहोगी या अंदर घर आने पर खुश आमदीद कहोगी? ताहिर घर में जबरदस्ती घुसते हुए बोला। मैं दरवाजे को भीड़ते हुए उसके पीछे लपकी। ताहिर, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अरे भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा बता कर आया करूंगा, वो हाथ जोड़ते हुए बोला। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैं उसे जल्दी से चाय पिलाकर घर से भगाना चाहती थी। अरे भाई, चाय भी बन जाएगी, जरा हमारे करीब तो आओ। ताहिर ने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीने से लगाना चाहा। मैं पहले ही होशियार थी, इसलिए ताहिर के हाथ को बुरी तरह झटक दिया। उसके चेहरे पर नागवारी की कैफियत उभर आई। कमाल है भाई, मोबाइल पर इतनी मोहब्बत दिखा दी और अब इतनी बेरमरवती। मुझे उसका मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा, मुझे ये मजाक पसंद नहीं ताहिर। अरे भाई, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया, तुम्हारी तबीयत ठीक करने आया हूँ। आओ मेरी बाहों में समा जाओ, वो मुकरू अंदाज में हंसते हुए बोला। ताहिर इस वक्त गुंडा लग रहा था, उसकी हरकतों से अलग अंदाजा हो रहा था। वो इस सुनहरी मौका को जाया नहीं करना चाहता था। मुझे उस पर बड़ी हैरत हो रही थी कि मोबाइल पर वो कितनी महज़्ज़ब गुफ्तगू करता था और वो निकला क्या। मैं अब भी अपनी इज्जत बचाने का सोच रही थी कि वो भाप गया और बड़ी फुर्ती से उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया और जोर से उठाकर बेड पर फेंक दिया। इस मौका पर तो मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। खौफ से मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी। मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे मफलूज होकर रह गई। मेरे शोर शराबे पर वो मुझे बदनाम कर सकता था कि मेरी इससे मोबाइल पर दोस्ती है और अब घर बुलाकर ब्लैकमेल कर रही है। सबूत के तौर पर वो अपना मोबाइल से की गई कॉल भी दिखा सकता था। वो जिस दलेरी से घर में घुसा था उसकी वजह यही थी कि मज़ाहमत करने पर मुझे बदनाम कर देता। मैंने जैसे ही बेड से उठकर भागना चाहा, उसने अपने फौलादी हाथों से मुझे बेड पर दोबारा डाल दिया और तेजी से मुझ पर झुकता चला गया। मैं बेबस तितली की तरह उसके जाल में फंस चुकी थी। अचानक ताहिर चीखता हुआ पीछे की तरफ उलट गया। काले बिल्ले ने उस पर हमला कर दिया। अभी वो संभलने नहीं पाया था कि बिल्ले ने उसके चेहरे पर हमला करके अपने पंजों के नाखून और दांत उस पर गाड़ दिए। तकलीफ से ताहिर के मुंह से जोरदार चीख निकली और काले बिल्ले के मजीद हमले से बचने के लिए एक तरफ को हो गया। काले बिल्ले ने फिर हमला किया और नाखून पेट में गाड़ दिए। काले बिल्ले से इस तरह की हमले की उसे तवक्को नहीं थी, इसलिए वो बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका था। उसने काले बिल्ले से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन काला बिल्ला उस पर मुसलसल हमले कर रहा था। ताहिर ने अपनी बेहतरी इसी में जानी कि वो वहां से भाग जाए, चुनाचे वो तेजी से घर से निकल गया। मैं बुरी तरह घबराई थी। काला बिल्ला गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रहा था। न जाने मुझ में कैसे इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर मैंने काले बिल्ले को तलाश किया, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मैं बेसुध होकर बेड पर गिर पड़ी। खासी देर गुजर जाने पर भी मैं गुमसुम रही। बच्चों के आने पर हिम्मत करके उठी और दरवाजा खोल दिया। अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। शाम होने पर मैंने फर्जी कहानी गढ़ ली कि मेरे घर में आते ही कोई अजनबी शख्स दाखिल हुआ, लेकिन उस काले बिल्ले ने अजनबी शख्स पर हमला करके उसे भगा दिया, वरना मेरी इज्जत चली जाती। फर्श पर ताहिर के जख्मों से टपकता खून मौजूद था, जो इस बात का सबूत था वाकई काले बिल्ले ने अजनबी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया था। आसिफ ये सुनकर सोच में पड़ गए और फिर बोले, मैं कोशिश करता हूं कि कोई और अच्छा मकान मिल जाए, भले कुछ ज्यादा रकम देनी पड़े। नहीं आसिफ, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा वाकया कहीं भी हो सकता है, यहाँ कम से कम काले बिल्ले की शक्ल में एक मुहाफिज तो मौजूद है। मैंने कहा, ओ हाँ, ये बात तो है। आसिफ ने चौंकते हुए कहा, वाकई काले बिल्ले ने मुहाफिज का किरदार अदा किया था। अब मैं ज्यादा बेफिक्र होकर घर से बाहर रह सकता हूँ। आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात है, उस अजनबी शख्स को अब दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं होगी। आसिफ ने कहका लगाकर कहा। वाकई ताहिर ने फिर दोबारा मेरे घर आने की हिम्मत नहीं की और ना ही उसने मोबाइल पर बात की। शायद उसके जहन में पहले ही ये बात थी कि काले बिल्ले में कोई जिन है। अब मैं भी होशियार हो चुकी हूँ और मोबाइल पर गैर मर्दों से दोस्ती करने से तौबा कर ली है। काले बिल्ले से अब मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं सुबह शाम उसके लिए बर्तन में थोड़ा सा दूध जरूर डाल देती हूँ। बिल्ला वो दूध बहुत शौक से पीता है और दूध पीकर मुझे ऐसे देखता है जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। अब वो बिल्ला घर से बाहर नहीं जाता। जब आसिफ आ जाते हैं तब ही घर से बाहर निकलता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस काले बिल्ले की वजह से ये किराए का मकान मैं छोड़ना चाह रही थी, अब उसकी वजह से इस घर में रहने पर मजबूर हूँ। और क्यों ना हूँ, मुझे मुफ्त में एक मुहाफिज जो मिल गया, जो मेरी हिफाजत करता है।
मैंने घर का सौदा सलफ लेने को बाहर निकलना छोड़ दिया है। आसिफ ही ऑफिस से आते हुए सामान ले आते हैं। कभी बाहर जाना भी होता है तो मैं आसिफ के साथ निकलती हूँ। ताहिर जैसे इंसानों का क्या भरोसा, वो इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे मुझे लगता है काला बिल्ला दरअसल कोई और मखलूक है। आपको क्या लगता है? इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।